You're listening to AI Podcast, where headlines meet depth. नमस्कार। आज हम एक काफी गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। जी। ये मुद्दा जुड़ा है लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उन आरोपों से जो उन्होंने मतदाता सूची से नाम हटाने यानी वोटर डिलीशन को लेकर लगाए हैं। हाँ, ये आरोप काफी संगीन है। हमारे पास इसके विश्लेषण के लिए कुछ स्रोत भी हैं। एक तो एक दस्तावेज है जिसमें इन आरोपों के असर के बारे में बात की गई है, और दूसरा द हिंदू के यूट्यूब चैनल पर राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 18 सितंबर 2025 को, उसका पूरा ट्रांसक्रिप्ट है। बिल्कुल। और ये आरोप, जैसे आपने कहा, सीधे सीधे चुनावी प्रक्रिया की, आप कह सकते हैं, बुनियाद पर सवाल उठाते हैं। हाँ, तो इन स्रोतों के आधार पर हमारा काम यही है कि हम समझें कि राहुल गांधी ने क्या दावे किए हैं, क्या कथित सबूत पेश किए और इनके नतीजे क्या हो सकते हैं। और खासकर जो मुख्य चुनाव आयुक्त CEC ज्ञानेश कुमार पर जो सीधे आरोप लगे हैं। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उससे पूरी चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर जो सवाल उठे हैं उन पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल। शुरुआत ही करते हैं राहुल गांधी के उस बयान से जो सच कहूं तो काफी चौंकाने वाला था। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं CEC, वो उन लोगों का बचाव कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया है। और उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया वोट चोर। हाँ, वोट चोर, और कहा कि उनके पास इसके लिए बिल्कुल ठोस सबूत हैं, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में। ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ा बयान है, खासकर जब ये लोकसभा में विपक्ष के नेता की तरफ से आ रहा हो। सही बात है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर जोर भी दिया कि भाई वो ये बात हल्के में नहीं कह रहे हैं, उनके पास कथित तौर पर, जैसा आपने कहा, 100% सबूत है। तो ये दिखाता है कि वो इसे कितना गंभीर मुद्दा मान रहे हैं। चलिए इन आरोपों को थोड़ा और समझते हैं। पहला बड़ा दावा तो यही है कि पूरे भारत में एक सोची समझी रणनीति के तहत लाखों वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। खास तौर पर वो समुदाय जिनके बारे में माना जाता है कि वो विपक्ष को वोट देते हैं, जैसे दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, OBC समुदाय। इनका जिक्र हुआ। हाँ, और ये जो दावा है ना कि खास समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है, ये इसे सिर्फ एक प्रक्रिया की गड़बड़ी के आरोप से कई ज्यादा संगीन बना देता है। बिल्कुल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि देखिए, ये बातें पहले भी उठती रही हैं, लेकिन अब उनके पास इसका कथित 100% सबूत है। और यही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, आप कह सकती हैं, फोकस था कि वो सबूत पेश कर रहे हैं। हाँ, सबूत पेश करने का दावा। और इन दावों को पुख्ता करने के लिए उन्होंने कर्नाटक के आलन विधानसभा क्षेत्र की एक पूरी केस स्टडी सामने रखी। जी। और मजे की बात यह है कि ये मामला सामने भी बड़े अचानक से आया। बताया गया कि एक बूथ लेवल ऑफिसर BLO, हाँ, BLO जो लोकल लेवल पर वोटर लिस्ट का काम देखते हैं, तो उस BLO ने देखा कि उनके खुद के चाचा का वोट काट दिया गया है। हाँ, और फिर जब उन्होंने पता करने की कोशिश की कि भाई ये कैसे हुआ, तो पता चला कि एप्लीकेशन उनके एक पड़ोसी के नाम से दी गई थी। अच्छा। लेकिन जब उस पड़ोसी से पूछा गया तो उसने कहा, मैंने तो कोई अर्जी नहीं दी। बस वहीं से उस BLO को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, और फिर उसने आगे देखना शुरू किया। और फिर तो जैसे परतें खुलती गईं। दावा किया गया कि अकेले आलंद में 6000 से ज्यादा वोट काटने की कोशिश हुई। हालांकि शुरू में शायद 68 के आसपास मामले पकड़े गए। हाँ, शुरू में 68 पकड़े गए, लेकिन उनका दावा है कि कोशिश 6000 से ज्यादा की थी। और तरीका क्या था? आरोप है कि वोटर्स का प्रतिरूपण किया गया, इम्पर्सनेशन मतलब किसी और का नाम इस्तेमाल करके उनकी जगह ऑनलाइन फॉर्म भर दिए गए, उनकी जानकारी के बिना, उनकी सहमति के बिना। अरे बाप रे। दावा यही है कि जिन लोगों के नाम से ये वोट काटने के फॉर्म 7 भरे गए, उन्होंने असल में कभी भरे ही नहीं। तो ये एक तरह से पहचान की चोरी जैसा मामला हुआ। और ये कोई 1-2 लोगों का काम नहीं था। आरोप है कि इसके लिए बाकायदा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ, मतलब ऑटोमेटेड तरीके से हुआ ये सब। हाँ, ऑटोमेटेड। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात जो सामने आई वो ये थी कि वोट काटने के लिए जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल किए गए थे वो कर्नाटक के थे ही नहीं। क्या बात कर रही हैं? कर्नाटक के नहीं थे? नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नक्शा दिखाया गया जिसमें बताया कि ये नंबर देश के अलग अलग राज्यों से थे। यूपी, बिहार, गुजरात और भी कई राज्य। कर्नाटक का एक भी नंबर नहीं था। तो ये इस बात को बल देता है कि शायद ये ऑपरेशन
लोकल लेवल पर नहीं बल्कि कहीं बाहर से सेंट्रलाइज तरीके से चल रहा था। मतलब सवाल उठता है ना कि कर्नाटक में वोट काटने के लिए बाहर के नंबर क्यों यूज होंगे? हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। जांच का विषय है ये तो। हाँ, और एक और पैटर्न बताया गया। कहा गया कि ये वोट ऐसे रैंडमली नहीं काटे गए, जानबूझकर उन बूथों को टारगेट किया गया जहां कांग्रेस मतलब पारंपरिक रूप से मजबूत है। जी, ये भी कहा गया, स्रोत बताते हैं कि जो टॉप 10 बूथ थे जहां सबसे ज्यादा वोट काटने की कोशिश हुई, उनमें से 8 बूथों पर 2018 के चुनाव में कांग्रेस जीती थी। अच्छा, तो ये तो फिर मामला और भी राजनीतिक हो जाता है। बिल्कुल, अगर ये सच है कि खास पार्टी के गढ़ वाले बूथों को ही निशाना बनाया गया, तो ये सिर्फ प्रक्रिया की गड़बड़ी नहीं रहती, ये फिर चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश का आरोप बन जाता है। कुछ उदाहरण भी दिए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ लोगों को लाया भी गया था, जैसे एक महिला थी गोदाबाई। बताया गया कि उनके नाम का इस्तेमाल करके 12 अलग-अलग लोगों के वोट काटने की कोशिश हुई और उन्हें पता भी नहीं था। हाँ, उन्हें खुद नहीं पता था। और यहाँ भी वही बात, जो फोन नंबर इस्तेमाल हुए वो कर्नाटक के बाहर के थे। एक और व्यक्ति थे सूर्यकांत, उनका उदाहरण दिया गया। दावा था कि उनके नाम का इस्तेमाल करके सिर्फ 14 मिनट के अंदर 12 लोगों के वोट काटने के फॉर्म भर दिए गए। 14 मिनट में 12? हाँ, और सूर्यकांत खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। साथ में बबीता चौधरी भी थीं, जिनका वोट उनके नाम से काटा गया था। दोनों ने मंच पर आकर कहा कि हमें तो कुछ पता ही नहीं इस बारे में। अच्छा। सूर्यकांत ने कन्नड़ में बताया भी कि उन्हें तो तब पता चला जब बबीता ने उनसे पूछा। 14 मिनट में 12 आवेदन, ये हाथ से करना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल। और एक और मामला था नागराज का। उनके नाम से सुबह 4:07 पर, सुबह 4 बजे, हाँ, सुबह 4:07 पर सिर्फ 36 सेकंड के अंदर 2 आवेदन भर दिए गए। तो ये टाइमिंग और ये स्पीड, सवाल उठाया गया कि भाई कोई आम आदमी खासकर सुबह 4 बजे इतनी तेजी से 2 ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकता है? सही बात है, ये तो शक पैदा करता है। हाँ, तो ये जो तेज रफ्तारी है और ये अटपटा सा समय है, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तर्क दिया गया, ये सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा एक और तकनीकी पैटर्न बताया गया। दावा ये था कि वोट काटने का आवेदन करने वाले व्यक्ति के तौर पर, यानी एप्लीकेंट के तौर पर, बार बार उस व्यक्ति का नाम इस्तेमाल किया गया जिसका नाम वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर 1 पर था। सीरियल नंबर 1 वाले का नाम, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हर बूथ की लिस्ट में जो पहला नाम है? हाँ, आरोप ये है कि ये ऑटोमेटेड प्रोसेस का हिस्सा था। शायद सॉफ्टवेयर किसी भी बूथ की वोटर लिस्ट खोलता, उसमें जो पहला नाम होता सीरियल नंबर 1 पर, उसे आवेदक के तौर पर चुन लेता और फिर लिस्ट में आगे के नाम काटने के लिए फॉर्म भर देता। अच्छा। तो बार बार सीरियल नंबर 1 वाले का नाम आना उनके मुताबिक ये मानवीय भूल नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर का पैटर्न है। समझ गया। यानी ये किसी लोकल कार्यकर्ता की गड़बड़ी नहीं बल्कि एक बड़े सेंट्रलाइज्ड, शायद कॉल सेंटर टाइप के ऑपरेशन का हिस्सा होने का दावा किया जा रहा है। बिल्कुल। और यहीं से मामला सीधा जुड़ता है मुख्य चुनाव आयुक्त CEC ज्ञानेश कुमार पर लगे आरोपों से। हाँ, वो कैसे? दावा ये है कि कर्नाटक की CID, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, इस मामले की जांच कर रही है। और पिछले 18 महीनों में CID ने चुनाव आयोग को, ECI को 18 बार चिट्ठी लिखी है। 18 बार? और क्या मांगा गया इन चिट्ठियों में? प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक CID ने बहुत ही बेसिक तकनीकी जानकारी मांगी थी, जैसे ये जो संदिग्ध बाहरी राज्यों के फोन नंबर इस्तेमाल हुए, उनके डेस्टिनेशन IP एड्रेस क्या थे, मतलब वो इंटरनेट कहाँ से यूज हो रहा था, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट क्या थे, और सबसे जरूरी OTP ट्रेल्स, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरने में अक्सर OTP आता है ना मोबाइल पर। हाँ, 1 टाइम पासवर्ड। ये जानकारी तो किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड या एक्टिविटी की तह तक जाने के लिए जरूरी होती है ना? बिल्कुल। डिजिटल फोरेंसिक में ये स्टैंडर्ड चीजें हैं। IP एड्रेस से लोकेशन पता चलती है, OTP ट्रेल से पता चलता है कि पासवर्ड किस नंबर या डिवाइस पर गया। ये सब जांच को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन आरोप ये है कि चुनाव आयोग ने इस जांच में सहयोग ही नहीं किया। 18 चिट्ठियों के बाद भी। दावा यही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि बार बार लिखने पर भी या तो अधूरी जानकारी दी गई या ऐसी जानकारी दी गई जो मामले से जुड़ी ही नहीं थी, जिससे जांच एक तरह से रुक गई। ये भी बताया गया कि कर्नाटक के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, CEO, उन्होंने भी दिल्ली में ECI को कई बार लिखा इस बारे में, लेकिन कथित तौर पर कोई ठीक जवाब नहीं मिला। आखिरी रिमाइंडर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ ही दिन पहले सितंबर 2025 में भेजा गया था।
और इसी कथित असहयोग को, इसी जानकारी न देने को राहुल गांधी ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बिल्कुल ठोस सबूत बताया है। हाँ, उन्होंने कहा कि ये जानकारी ना देना ही अपने आप में ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है कि सीईसी उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं जिन्हें वो वोट चोर कह रहे हैं। ये बहुत सीधा और गंभीर आरोप है जो सीधे सीधे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। क्या ये पैटर्न सिर्फ कर्नाटक का ही बताया गया या इसका दायरा और बड़ा होने का दावा है? मतलब क्या ये और राज्यों में भी हो रहा है? दावा है कि ये एक व्यापक पैटर्न है, सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के रजोरा विधानसभा क्षेत्र का भी जिक्र आया। अच्छा, महाराष्ट्र का भी? हाँ, वहाँ भी कथित तौर पर इसी तरह का सिस्टम इस्तेमाल हुआ, लेकिन एक फर्क था। आलंद में वोट काटने का मामला था, रजोरा में वोट जोड़ने का मामला सामने आया। अच्छा। एडिशंस का करीब 6,850 टारगेटेड वोटर्स के नाम जोड़े गए। वोट जोड़ने का? हाँ, लेकिन पैटर्न वही था। हाँ, पैटर्न वही बताया गया। आवेदनों के लिए इस्तेमाल हुए फोन नंबर बाहरी राज्यों के थे। आवेदकों के नाम और पते कई मामलों में फर्जी या बड़े अजीब थे, जैसे उदाहरण दिए गए नामों में JW या पतों में सस्ती। ये क्या नाम और पते? हाँ, तो दावा यही किया गया कि ये तरीके आलंद वाले मामले से मिलते जुलते हैं और शायद वही सिस्टम इसके पीछे भी है। ये तो बड़ा अजीब है, मतलब एक ही सिस्टम से वोट हटाए भी जा रहे हैं और जोड़े भी जा रहे हैं। ये दावा किया गया और ये भी कहा गया कि ये सिस्टम सिर्फ कर्नाटक और महाराष्ट्र में नहीं बल्कि यूपी, हरियाणा, बिहार जैसे दूसरे राज्यों में भी चल रहा है। बाप रे। आरोप है कि इसे एक ही व्यक्ति या समूह चला रहा है जो इसे एक तरह का राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन बनाता है। यानी ये किसी एक राज्य की लोकल प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड नेशनल लेवल के ऑपरेशन का आरोप लगाया जा रहा है। इन सब बातों के बाद राहुल गांधी ने मांग क्या रखी? कोई एक्शन की बात की? हाँ, उन्होंने एक बिल्कुल साफ मांग रखी और एक तरह का अल्टीमेटम भी दिया। मांग ये थी कि चुनाव आयोग 1 हफ्ते के अंदर वो सारे संदिग्ध फोन नंबर और उनसे जुड़े OTP ट्रेल्स का पूरा डेटा पब्लिक करे जो CID ने मांगा था। 1 हफ्ते में? और अगर नहीं किया तो उनका कहना था कि फिर ये मान लिया जाएगा कि सीईसी ज्ञानेश कुमार सीधे सीधे संविधान पर हो रहे इस कथित हमले और वोट चोरी में शामिल लोगों की मदद कर रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। ये एक सीधी चुनौती थी चुनाव आयोग को। उन्होंने ये भी कहा कि भाई विपक्ष के नेता के तौर पे ये मेरा काम नहीं है कि मैं जांच करूं, लेकिन मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनके मुताबिक देश की जो संस्थाएं हैं जिनका काम लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना है वो अपना काम नहीं कर पा रही हैं। हाँ, उन्होंने ये बात जोर देकर कही और बार बार ब्लैक एंड व्हाइट सबूत होने का दावा दोहराया। ये भी कहा कि ये तो बस शुरुआत है, आने वाले समय में वो और सबूत लाएंगे। इसके लिए उन्होंने हाइड्रोजन बम जैसा शब्द भी इस्तेमाल किया। हाइड्रोजन बम मतलब और बड़े खुलासे करने का संकेत दे रहे हैं। बिल्कुल। एक और बात उन्होंने कही जो ध्यान देने लायक है। उन्होंने कहा कि अब उन्हें चुनाव आयोग के अंदर से भी कुछ लोगों से मदद और जानकारी मिलनी शुरू हो गई है। चुनाव आयोग के अंदर से, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। और उनका फाइनल मैसेज क्या था? उनका जोर इस बात पर था कि देखिए, आखिर में लोकतंत्र को केवल भारत की जनता ही बचा सकती है। उन्होंने कहा कि जिस दिन जनता को ये पता चल जाएगा, ये एहसास हो जाएगा कि उनका लोकतंत्र और संविधान खतरे में है या चोरी हो गया है, उसी दिन काम हो जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि ये जो कथित प्रक्रिया है ये पिछले 10-15 साल से चल रही है और भारतीय लोकतंत्र एक तरह से हाईजैक हो गया है। 10-15 साल और हाईजैक, ये शब्द वाकई स्थिति की गंभीरता को दर्शाते हैं, जैसा कि उन स्रोतों में बताया गया है। अच्छा, अब जरा इसके संभावित प्रभावों पर भी बात कर लेते हैं। हमारे पास जो दस्तावेज हैं उसमें इसके नतीजों के बारे में क्या कहा गया है? देखिए, सबसे पहला और सबसे सीधा असर तो यही है कि इस तरह के गंभीर आरोपों से, चाहे वो बाद में साबित हो या ना हो, चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। हाँ, ये तो है। ये भी जिक्र है कि इससे चुनावों से पहले ही कानूनी चुनौतियों की बाढ़ आ सकती है। हाँ, ये भी हो सकता है। अगर पार्टियां या उम्मीदवार ये मानने लगें कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है तो वो कोर्ट जा सकते हैं। इससे पूरी चुनावी प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है, देरी हो सकती है। और राजनीतिक तौर पर इसका क्या असर हो सकता है? दस्तावेज में बिहार जैसे राज्यों के आने वाले चुनावों में इंडिया गठबंधन की रणनीति पर असर की बात कही गई है। जाहिर है, अगर ये आरोप चर्चा में रहते हैं तो विपक्षी गठबंधन इसे एक बड़ा मुद्दा बना सकता है। ये उनके कैंपेन का एक मुख्य पॉइंट बन सकता है।
इसका असर उनकी रणनीति और उनकी मैसेजिंग दोनों पर पड़ेगा। और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष को भी इन आरोपों का जवाब देना होगा। तो कुल मिलाकर राष्ट्रीय राजनीति का माहौल गर्मा सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो हमने राहुल गांधी द्वारा वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ के जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं उनका विश्लेषण किया। हमने कर्नाटक के आलंद और महाराष्ट्र के रजौरा के केस स्टडीज को देखा जी, जिनमें कथित तौर पर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल, बाहरी राज्यों के फोन नंबर और खास समुदायों या पार्टी के गढ़ों को निशाना बनाने जैसे दावे शामिल थे। हमने सीईसी ज्ञानेश कुमार पर लगे सीधे आरोपों पर भी बात की, खासकर कर्नाटक सीआईडी की जांच में कथित तौर पर सहयोग न करने के दावों के बारे में। और ये भी समझा कि कैसे इन अलग अलग मामलों को एक देशव्यापी, सेंट्रलाइज्ड और लंबे समय से चल रही प्रणाली का हिस्सा बताया जा रहा है। यहाँ ये दोहराना बहुत जरूरी है कि इस पूरी चर्चा में हमने जो भी दावे, तथ्य, पैटर्न या कथित सबूत आपके सामने रखे हैं वो पूरी तरह से हमारे पास जो स्रोत थे, यानी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रांसक्रिप्ट और संबंधित दस्तावेज, उन्हीं पर आधारित हैं। हाँ, ये बिल्कुल साफ होना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ उन स्रोतों में दी गई जानकारी को बिना किसी पक्षपात के आप तक पहुंचाना था। हम इन दावों की सच्चाई का ना तो समर्थन कर रहे हैं, ना ही खंडन। बिल्कुल सही कहा आपने। श्रोताओं के लिए यहाँ समझने वाली मुख्य बात ये है कि ये आरोप अपने आप में बहुत गंभीर है। ये सीधे सीधे चुनावी प्रक्रिया की इंटेग्रिटी, जो किसी भी लोकतंत्र की जान होती है, और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की भूमिका, उसकी निष्पक्षता और उसके काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। हाँ, और इन सवालों का सीधा ताल्लुक हमारी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सेहत से है। और अंत में हमेशा की तरह एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर इन स्रोतों में किए गए दावे कि ये एक लंबे समय से चली आ रही व्यवस्थित समस्या है जिसमें संस्थागत स्तर पर कथित असहयोग भी शामिल है, अगर ये किसी भी हद तक सही पाए जाते हैं तो ये भारत जैसे बड़े और जटिल लोकतंत्र में चुनावी निष्पक्षता और जवाबदेही पक्की करने के लिए हमारे पास जो मौजूदा सिस्टम है उनकी क्षमता पर कितने गहरे सवाल खड़े करता है, और भविष्य में ऐसी चुनौतियों से ज्यादा असरदार तरीके से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। इस एआई पॉडकास्ट को देखने के लिए धन्यवाद। ताज़ा खबरों और गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।